एजुकेशन एकलव्य में आपका स्वागत है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं करा रहा हूँ। इसमें 4 क्वेश्चन है इस वीडियो में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और ये लास्ट वीडियो है, कल आपका एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट सभी को। और ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन हैं, हम देख लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक अर्थव्यवस्था यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स अप्रोच की बात होती है इसमें, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स अप्रोच यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम की प्रासंगिकता पे प्रकाश डाली। ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछता है, ठीक है ना। तो आप किसी क्वेश्चन को पकड़ने के लिए ना, इसमें बहुत सारे, एक बात याद रखो ना, कंपैरेटिव पॉलिटिकल्स वाले में, इसमें मेथड इन अप्रोच की जो बुक आप कल का एग्जाम है उसमें अप्रोच बहुत सारे हैं, दृष्टिकोण आप दे सकते हो, उपागम बोल सकते हैं उसे, ठीक है ना। बहुत सारे हैं इसमें। आप किसी क्वेश्चन को पकड़ने के लिए ना अप्रोच आपको याद रहना चाहिए। मान लो अप्रोच से होता है लंबा लंबा क्वेश्चन पूछते हैं और बड़े टेढ़े मेढ़े। तो इसमें अगर आपको अप्रोच पता होगा ना कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम क्या होता है, तो कुछ शब्दों से क्वेश्चन को पकड़ लिया करो कि ये क्वेश्चन है इसमें और ये आंसर होगा, ठीक है। मैं तो यहाँ आपको क्या करता हूँ, ईजी से पढ़ा देता हूँ, ठीक है। ईजी से क्वेश्चन बना के पढ़ा देता हूँ। पर एग्जामिनर क्या होता है, वो आपके दिमाग से खेलने के लिए टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछता है। उस टेढ़े मेढ़े में से कुछ शब्दों का क्लू देता है वो, ठीक है। क्लू देगा और पूछेगा उसमें से, तो भाई वो क्लू वही निकालना है। जैसे कि अब ये इतने बड़े क्वेश्चन में क्या क्लू है, ये क्लू है राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स अप्रोच। यही तो, ये 3 शब्दों का ही क्लू होता है क्वेश्चन पकड़ने। हर क्वेश्चन में 3 शब्द अगर पकड़ लिए तो आपने आंसर दे दिया, समझ लो, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख लो आप। राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम का चरण 17वीं सदी से 18वीं सदी के मध्य तक माना जाता है, ठीक है। जो इसका पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का चरण है, ठीक है ना, जो विकसित होने का तरीका जब आया, ये 17वीं से 18वीं सदी तक आया ये, ठीक। इस समय प्रमुख उदारवादी विचारक एडम स्मिथ, थॉमस माल्थस, ठीक है, माल्थस, डेविड रिकार्डो, नासाउ सीनियर्स तथा जीन बेस्टिस्ट थे। इन विचारकों ने बाजार की क्षमता यानी मार्केट इफेक्टेंसी पर जोर दिया, ठीक है। बाजार की क्षमता पे जोर दिया कि इकोनॉमिक्स को ग्रो कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना, उन सब पे जोर दिया। ये 3 लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब आता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम, ठीक है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम को, ठीक है, अर्थव्यवस्था का विभिन्न पहलुओं और तत्वों के बीच संबंधों की व्याख्या की जाती है। यानी कि जो इकोनॉमिक्स ग्रो कर रही है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था चल रही है, उनके बीचों के जो तत्व, पहलू तत्व, कैसे काम इकोनॉमिक्स ग्रो कर रही है, क्या क्या कंडीशन आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनका अध्ययन किया जा रहा है इसमें, ठीक है ना। इकोनॉमिकल याद रखना, अर्थव्यवस्था से ही आप समझ लो इकोनॉमिकल अध्ययन हो रहा है इसमें, ठीक है। जैसे कि शासन की नीतियाँ, आर्थिक विकास की क्या प्रक्रिया चल रही है, उद्यमी यानी इंटर्नशिप है, वित्त बाजार कैसे चल रहा है, ठीक है, कानून ढांचा कैसे काम कर रहा है इसमें, नीति मतलब इकोनॉमिक्स में, सामाजिक न्याय और आर्थिक नीतियाँ कैसे काम कर रही हैं गवर्नमेंट की, उस सब का अध्ययन किया जा रहा है इसमें, ठीक है। यानी इसका अध्ययन हो रहा है एक तरीके से। इसमें देखा जाता है शासन नीतियाँ यानी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, शासन नीतियाँ कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। विकास की आर्थिक प्रक्रिया, मतलब देश में कोई डेवलप हो रहा है तो वो आर्थिक तरीके से ही डेवलप होगा, क्योंकि भाई सामाजिक और राजनीतिक तरीके से तो कोई नहीं होगा ना। राजनीतिक पार्टियां भी अगर रहेंगी तो क्या करेंगी, आर्थिक, पैसे के बिना तो कोई डेवलपमेंट होता ही नहीं है, कोई विकास तो होगा ही नहीं। तो वही आर्थिक विकास की क्या प्रक्रिया चल रही है, उद्यमी कैसे काम कर रहे हैं, वित्त बाजार, ठीक है ना, इकोनॉमिकल जो मार्केट है, इकोनॉमिक मार्केट है जो, वो कैसे काम कर रही है, ठीक है ना। इन सब की बातें अध्ययन किया जा रहा है। कानूनी ढांचा जो इकोनॉमिकल, इन सभी पे कानून के जो नियम हैं, जो कानून नियम बना रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, इन सब की बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, यानी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं कि भाई ये इकोनॉमिक से हो सके, कोई वर्चस्व वाला आदमी क्या करे, पैसे धनवान क्या करे, वो निम्न वर्गों को सताए, ठीक है ना, उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती छीन ले, बेकार करे। तो सामाजिक न्याय कैसे काम कर रहा है, ठीक है, सोशल जस्टिस कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में आप कह रहे हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिकल नीतियाँ क्या काम कर रही हैं, यानी आर्थिक नीतियाँ, ठीक है, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी देश में कैसे काम कर रही है, गवर्नमेंट कैसे उसमें अंडर काम करवा रही है, इस सब के अध्ययन को रहा है, ठीक है। इसके माध्यम से आर्थिक विकास और आर्थिक नीतियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलप और इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, इनका अध्ययन किया जाना, यानी आर्थिक विकास और आर्थिक नीतियों का अध्ययन कर रहे हैं लोग। पहले विचारक हैं, पहले विचारक शास्त्रीय उदारवादी के सबसे पहले विचारक ये हैं एडम स्मिथ। शास्त्रीय उदारवाद के अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, पहले विचारक है एडम स्मिथ।
राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रबल समर्थक रहे हैं एडम स्मिथ। इन्होंने इकोनॉमिक्स पे सबसे ज़्यादा वो लिखा है, इकोनॉमिक्स को बताते हैं, समझाते हैं कि कैसे काम कर रहा है। एडम स्मिथ ने अपनी शास्त्रीय रचना द वेल्थ ऑफ नेशन, ये इकोनॉमिक्स पे लिखी हुई है बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। अदृश्य हाथ यानी इनविजिबल हैंड, इनविजिबल हैंड जो दिखता नहीं है, इकोनॉमिक्स कहीं दिखती है, पैसा नोट दिखता है, इकोनॉमिक कहीं दिखती है, सिर्फ हम किस पे इकोनॉमिक्स ग्रो होते देखते हैं किस पे, कंप्यूटर पे स्क्रीन चल रही होती है, पेज पे स्क्रीन चल मतलब इस पे बाय बाय पैराग्राफ चल रहे होते हैं, बाय पाया चार्ट पर चल रही होती है, पाई चार्ट चल रही होती है, ठीक है। इनविजिबल हैंड की बात कर रहे होते हैं, यानी इकोनॉमिक्स कभी दिखती नहीं है, के विचार द्वारा अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं। कहते हैं कि भाई व्यापार करने दो, पैसा आने दो, मतलब वो टैक्स वैक्स क्यों लगा रहे हो, हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो उसमें, नहीं, अहस्तक्षेप की नीति, कोई रुकावट नहीं है, कमाओ पैसा कमाओ, इकोनॉमिक्स को ग्रो करो, ठीक है। इन इनविजिबल हैंड की बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स दिखती नहीं है पर होती ज़रूर है, महसूस ज़रूर हो रही होती है। मुक्त बाजार की बात कर रहे हैं, उनके बारे में बताते हैं, यानी फ्री मार्केट, भाई सबके लिए मार्केट, सब व्यापार करो एकदम, इकोनॉमिक्स छापो, धड़ाधड़ पैसा बनाओ, ठीक है। मुक्त बाजार, कोई टैक्स नहीं, सरकार की कोई पॉलिसी नहीं होगी आपके ऊपर, कोई कानून अधिकार नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट मुक्त बाजार कर दे, सारी इंडस्ट्री ले आओ, मार्केट में जो बेचना है बेचो, इकोनॉमिक्स बनाओ, फ्री मार्केट बना दो एकदम, की बात कर रहे होते हैं। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ठीक है ना। इनविजिबल हैंड यानी अदृश्य हाथ का अर्थ है बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग पूर्ति की कीमतें बाजार में स्वयं संतुलित और निर्धारित होती है, यानी क्या इंडिविजुअल हैंड का अर्थ बताते हैं वो कि बाजार में जो वस्तुएं हैं और जो सेवाओं की मांग चल रही है, मतलब वस्तुओं की सेवाओं की मांग कर रही है, भाई सेवा जब वस्तु दोगे तो एक तरह की सेवा हो गई, पूर्ति और कीमतों की जो में बाजार है उसमें मतलब से मांग हो रही है तो पूर्ति तो करनी पड़ेगी, कीमत है जो बाजार वो स्वयं कर रहा है कि भाई जो अपनी कीमत पे बेचना है बेच लो, स्वयं संतुलित और निर्धारित होती है, मतलब संतुलन बनाए रखती है उस चीज़ को, ठीक है। संतुलन बनाए रखती है। एडम स्मिथ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार की वकालत की है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की मतलब व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उस पर किसी चीज़ की प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वकालत की। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि बाजार हमेशा अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता, यानी मार्केट है कभी डाउन रहती है, कभी हाई लेवल होती है, कभी लो होती है, इसलिए अपना प्रभाव ज़्यादा दिखा नहीं सकता। इसी साथ थॉमस मत्स्य और डेविड रिकार्डो ने राज्य व चर्च की बजाय बाजार की भूमिका पर बल देते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं बाजार की भूमिका सबसे बेस्ट होनी चाहिए। प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, एडम स्मिथ ने वाणिज्य व्यापार यानी कॉमर्शियल बिजनेस जो होता है वाणिज्य व्यापार की स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता मानते हो। कहते हैं कि भाई जो वाणिज्य व्यापार यानी कॉमर्शियल बिजनेस है वो पूरी तरह स्वतंत्र है, जैसे प्रकृति अपनी पूरी स्वतंत्रता से लिए अपने छाए में रहती है, सब पूरी तरह स्वतंत्र है। कहा है कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हित को बढ़ावा देता है तो वह अनजाने में समाज के हित को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह प्रक्रिया सबके हितों में सामंजस्य, ठीक है ना, को बढ़ावा देती है। मतलब उनको कहते हैं एडम स्मिथ कि जब कोई व्यक्ति अपने हित की, मैं अपने टीचर हूँ, अपने हित को बढ़ावा दे रहा हूँ कि मैं आपको लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है वो, तो आप लोग पढ़ रहे हो, आप अपने हित का दे रहे हो कि आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, एक समाज तो विकसित हो रहा है ना, एजुकेटेड समाज, तो समाज की प्रक्रिया सामंजस्य से बढ़ावा दे रहे हो आप, यानी मैं समाज को समझ दे रहा हूँ। उसी तरह वो कह रहे हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों को बढ़ावा देता है तो वो अनजाने में क्या करता है, समाज के हित को बढ़ावा दे देता है, क्योंकि ये प्रक्रिया सबसे हितों में सामंजस्य होती है कि भाई सब चाहते हैं कि पढ़ा लिखा समाज हो, पढ़ी लिखी गवर्नमेंट हो, ठीक है। स्मिथ के अनुसार राज्य के केवल 3 कार्य होते हैं, सुरक्षा, मतलब एडम स्मिथ कहते हैं कि राज्य के सिर्फ 3 ही कार्य होंगे। पहला कार्य होगा सुरक्षा, न्याय, सार्वजनिक निर्माण, यानी सुरक्षा दो जनता को, न्याय करो अगर उनके साथ कोई व्यवहार हो रहा है, सार्वजनिक निर्माण करो, सभी के लिए निर्माण करो, घर दो, द्वार दो, सड़कें दो, परिवहन दो, ठीक ना, रेल दो, ठीक है, सस्ती टिकट कराओ, सारी सुविधा सार्वजनिक हो, ठीक है। अब एक विचारक हैं थॉमस मल्थियस की जनसंख्या सिद्धांत, ठीक है ना, जनसंख्या सिद्धांत में ये प्रसिद्ध
अर्थशास्त्री हैं थॉमस मल्थस सर्वप्रथम ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने संसार का ध्यान आर्थिक और सामाजिक समस्या की ओर आकर्षित किया। मतलब ये कहते हैं कि जो समाज है उसमें जो समस्याएं हैं, ये समस्या किसे मानते हैं? आर्थिक और सामाजिक समस्या, यानी जो सामाजिक समस्या हुई कुरीतियाँ, गरीबी, ठीक है ना, भुखमरी, आर्थिक इकोनॉमिक जो समस्या है कि भाई पैसा नहीं है लोगों के पास, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, इन सभी समस्याओं पे ये ध्यान आकर्षित करते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे इकोनॉमिक्स को ग्रो किया जा सकता है। और इनका जनसंख्या संबंधित सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि ये कहते हैं कि जितनी जनसंख्या रहेगी उतनी गरीबी आने वाली है। जनसंख्या निवारण संबंधी उनके इस सिद्धांत ने जनसंख्या में नियंत्रण पर अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किए। ये कहते हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाना तो एक आने वाले समय में इकोनॉमिक्स बहुत कम हो जाएगी, ज़मीनें कम हो जाए, सामाजिक भेदभाव बढ़ने लग जाएगा, सब अपने फ़ायदे के लिए देखेंगे, समाज के लिए कोई नहीं सोचेगा, ठीक है ना। ये कहते हैं जनसंख्या जितनी जल्दी से जल्दी हो नियंत्रण किया जाए, जिससे ये हो कि जनसंख्या जब नियंत्रित हो जाएगी तो लोगों का अधिकतर लोगों पर रोजगार होगा, इकोनॉमिक्स सही होगी, ठीक है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही रहेगा, ठीक है, भुखमरी नहीं आएगी, सभी के पास पैसे रहेंगे, उनकी योग्यता के अनुसार जितना वो कमाओगे वो रखोगे, ठीक है। वर्ष 1798 में प्रकाशित अपने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन यानी प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में वो नामक एक निबंध में जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या की परिवर्तनों, ठीक है ना, तथा दूसरी ओर संस्कृति और आर्थिक परिवर्तन का उल्लेख किया है, ठीक है। ये कहते हैं भाई अपनी पुस्तक में जनसंख्या की वृद्धि को और उसकी जनसंख्या जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके क्या अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं, क्या बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, उन सभी का और सांस्कृतिक आर्थिक परिवर्तन को इन्होंने अपनी बुक में लिखा। उत्पादन, ठीक है, उत्पादन चाहे कितना भी बढ़ जाए जनसंख्या की वृद्धि दर से उससे सदा ही अधिक रहेगी। यानी जो ग्रोथ है, उत्पादन जो ग्रोथ हो रहा है वो कितनी भी बढ़ा दिया जाए लेकिन जनसंख्या की वृद्धि दर से उसे सदा ही अधिक रहेगी, ठीक है। अतः मानव की संख्या भूखमरी, बीमारी, युद्ध, लूटपाट आदि की शिकार होकर कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब जो इंसान की जो संख्या है वो एक दिन ऐसा आएगा कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भूखमरी बढ़ेगी, कुछ लोग उससे मर जाएंगे, कुछ बीमारी से मर जाएंगे, कुछ युद्ध होगा आपस में लड़ाई की, ये मैं पानी लूँगा, मैं ये आर्थिक सहायता लूँगा, मैं पैसे लूँगा, ठीक है। जो इकोनॉमिक्सकल युद्ध होगा वो युद्ध में कुछ मर जाएंगे, कुछ क्या करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, लूटपाट करेंगे ये लोग, तो कुछ लोग उसमें लड़ झड़ के मर जाएंगे, आदि का शिकार होकर कम हो जाएंगे, इन सब सारे मर जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। तो जनसंख्या क्या है, नियंत्रण हो जाएगी, ये मानते हैं। जहाँ अधिक संख्या सामग्री उपलब्ध होगी वहाँ मृत्यु दर कमी होगी और जनसंख्या वह स्वयं ही कम हो जाएगी। यानी वो कहते हैं कि जहाँ अधिक खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी वहाँ मृत्यु दर कम होगी, यानी जहाँ खाने की वस्तु ज़्यादा होगी वहाँ क्या होगी, मृत्यु दर कम होगी, जनसंख्या स्वयं ही कम हो जाएगी जहाँ पे खाने की दर कम होगी, ठीक है। मृत्यु को जनसंख्या कम करने का सामान्य उपाय माना जा सकता है, ठीक है। मलातस्य का सिद्धांत, ठीक है, मलातस्य का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि भरण पोषण के साधनों द्वारा जनसंख्या अनिवार्य रूप से सीमित करती है। जहाँ भरण पोषण के साधनों में वृद्धि होती है वहाँ जनसंख्या नियंत्रण बढ़ती रहती है, ठीक है। यानी भरण पोषण के साधनों द्वारा जनसंख्या अनिवार्य रूप से सीमित रहती है, यानी जहाँ पेट भरा भरण पोषण रहेगा वो सीमित रहेगी, ठीक है। जहाँ भरण पोषण के साधनों में वृद्धि हो जाएगी, जैसे ही भरण पोषण यानी कि उत्पादन में वृद्धि होगी वहाँ जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, तो भाई जनसंख्या बढ़ाते रहो, कोई मतलब नहीं। और जहाँ सीमित रहेगा उत्पादन वहाँ सीमित रहेगी जनसंख्या, ठीक है। कट्टरपंथी मार्क्सवादी ठीक है, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हम, ठीक है। कट्टरवादी मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था है। कट्टरवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था आय न्यायपूर्ण ढांचे को मान्यता देता है लेकिन पूंजीवाद को धन में निहित मानता है, ठीक है। यानी पूंजीवाद को धन में निहित मानता है, पूंजीपति ही धन को इकट्ठा रखते हैं और किसी के बस की बात नहीं। विशेष रूप से समाज के उत्पादन के साधनों बढ़ते अनुपात में पूंजीवादियों का निजी स्वामित्व होता है, यानी कि जो उत्पादन हो रहा है समाज में, ठीक है, जो सामान वस्तु बनाई जा रही उन सभी पे किसका हक होगा, पूंजीपति का हक होगा और वही उसके स्वामी होंगे, ठीक है, और कोई नहीं होगा। प्रारंभिक कट्टरपंथी विचारकों में विलियम गॉडविन, थॉमस पेन, मार्टिन डी कोस्टेज, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स यूरियन, नेडिस डी सेंटर, साइमन के नाम शामिल हैं। इन सभी विचारकों ने निजी संपत्ति के विचार की आलोचना करके राजनीतिक अर्थव्यवस्था के इतिहास में
कट्टरपंथी दृष्टिकोण का दौर शुरू किया। कट्टरपंथी विचार को लोकप्रिय कार्ल मार्क्स के साथ बढ़ती हुई बढ़त की गई, जिन्होंने मार्क्सवादी विचारवाद का समर्थन किया है। ठीक है, मार्क्सवादी पूंजीवाद के समाज के लिए एक बुराई मानते हैं, यानी जो मार्क्सवादी हैं जिसमें कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक हीगल, ये सारे विचारक आते हैं, वो मार्क्सवादी विचारक हैं। वो मानते हैं कि पूंजीवाद समाज के लिए एक बुरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ जो बड़े ओहदे के लोग होते हैं उन्हीं पे पूंजी होती है, निम्न वर्ग के लिए, गरीबों के लिए पास कोई पूंजी नहीं होती, इसलिए समाज के लिए बहुत बुरी है। मार्क्स की मृत्यु के बाद कई विचारक उनकी विचारधारा से प्रभावित हुए, जिन्होंने ज्योतिषी प्लेखनोवा, कार्ल क्लाउस्की और वी.एल. लेनिन के नाम शामिल हैं। बाद में कई कट्टरपंथी विचारकों का रुख मार्क्सवादी विचारधारा से हटकर समाजवाद की ओर हो गया। इन नए विचारकों ने क्या किया कि लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा पूंजीवाद से समाजवाद में क्रांतिकारी बदलाव पर बल दिया। ठीक है, मार्क्सवादी विचारक राजनीति को मानव जीवन की भौतिक और स्वायत्तता गतिविधि नहीं मानते, मतलब पूंजीवाद को बिल्कुल अलग मान लेते। मार्क्सवादी विचार के अनुसार किसी भी देश और किसी भी युग की राजनीति वहाँ की अर्थव्यवस्था के साथ निकट से जुड़ी होती है। यानी मार्क्सवादी जो विचारक हैं वो मानते हैं कि किसी देश की, किसी स्टेट की या किसी युग की, ठीक है, किसी ईयर की मान लो, जो राजनीति है वो इकोनॉमिक्स से निकट से जुड़ी होती है, क्योंकि बिना इकोनॉमिक्स के आप कोई भी डेवलपमेंट, विकास, राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं चला सकते हैं। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार वर्तमान युग में मुक्त बाजार, ठीक है, मुक्त बाजार का मतलब होता है फ्री ट्रेड, मनुष्य की स्वतंत्रता को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि ऐसे वर्ग संरचना को जन्म देते हैं जिसमें श्रमिक वर्ग पूंजीपतियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। यानी कि मार्क्सवादी ऊपर के विचारक क्या कह रहे थे कि भाई मुक्त बाजार बनाओ, किसी की चीज़ की रोकथाम मत करो, लेकिन मार्क्सवादी विचारक क्या कहते हैं कि जो मुक्त बाजार है उसकी स्वतंत्रता को बढ़ावा नहीं देते, वो नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पूंजी होगी, ठीक है, वो मजदूरों को शोषण करेगा, जो मर्जी करेगा, काम करवाएगा, पैसे देगा थोड़े बहुत, ठीक है, और सारा प्रॉफिट क्या करेगा? अपने पास रख लेगा। जब प्रॉफिट भी नहीं मजदूरों को मिलेगा तो वो उसका विकास नहीं होगा। इसलिए वो कहता है कि भाई इस पर प्रतिबंध लगा दो, इसको बढ़ावा मत दो, इसकी संरचना को जन्म मत दो। इसमें श्रमिक वर्ग की पूंजीवाद का प्रभुत्व हो जाएगा, क्योंकि सभी श्रमिकों पर किसका? पूंजीवाद का। श्रमिक तो कभी व्यापार कर ही नहीं सकते क्योंकि पैसा ही नहीं है ना। मनुष्य की स्वतंत्रता को वापस लेने के लिए इस वर्ग संघर्ष को समाप्त करना जरूरी है, यानी पूंजीवाद को समाप्त करने की जरूरत की बात करते हैं। और निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हो, राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम के विभिन्न विचारकों के तहत अध्ययन किया जाता है, जैसे क्लासिकल अर्थव्यवस्था, मार्क्सियन अर्थव्यवस्था आदि। इसके माध्यम से हम ऐसे समाज में विभाजन, संगठन, साधनों के विनिमय और आर्थिक नीतियों की व्याख्या करते हैं जो और जिनके पीछे संघर्ष और परिणाम को समझ सकते हैं। ठीक है, ये अब आता है ये दूसरा, ये आएगा जरूर। ठीक है, अमेरिका और भारत के संदर्भ में सरकार और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी वर्णन कीजिए। यानी कि ये बहुत तरीके से आता है, कभी जेंडर पे पूछ लेता शॉर्ट नोट्स में, कभी महिलाओं की भागीदारी। भाई महिलाओं पे पूछे यही आंसर लिख देना, ठीक है, ये सबसे बेस्ट आंसर लिख रखा है मैंने। इंट्रोडक्शन देख लो आप। ये कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत दोनों देशों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। भाई अमेरिका में हुई होगी लेकिन इंडिया में तो नहीं, क्योंकि इंडिया में अभी भी रेप होते हैं, बलात्कार होंगे, लोगों को जला दिए जाते हैं, ठीक है ना, लव जिहाद चल जाता है, लड़कियों को काट के बोरियों में भर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे महिलाओं के साथ अत्याचार, घरेलू अत्याचार देख लो, दारू पी के आएंगे और मारेंगे। ठीक है, यही तो हो रहा है ना समाज में कि दारू पियो और मारो। आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, और दिल्ली गवर्नमेंट देख लो आप, इसमें क्या कर रही हैं सरकारें, हैं 3-3 ठेके खुलवा रही हैं, 4-4 ठेके खुलवा दे रही हैं, अधिकतर जगह ठेके खुल जा रहे हैं। दारू सस्ती है, एकदम मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन दारू सस्ती मिल जाएगी आपको, लेकिन एजुकेशन पे जीएसटी लगा रहा हुआ है। ठीक है, एजुकेशन पे भी कुछ % जीएसटी है, हर चीज़ पे जीएसटी है, आपकी किताब पे जीएसटी है। अरे फ्री कर दो एजुकेशन को यार, महिलाओं को सर्वसम्मान दो, ठीक है ना, हर चीज़ों पे भी करा रखा है गवर्नमेंट, क्या चाहती है। तो भारत में तो नहीं हो सकता, लेकिन अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम भारत का जरूर वर्णन कर देंगे। ठीक है, हालांकि कई चुनौतियों से और बाधाएं हैं जो महिलाओं को पूर्व भागीदारी और प्रतिबंधी में बांधी नहीं हुई है। यानी कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है, ठीक है ना, क्यों कम हो रही है भारत में या अमेरिका में, किसी और देश में, तो यही लिख देना है। ठीक है,
दोनों ही देशों में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल शिक्षा, एजुकेशन की गई है, महिलाओं के लिए भी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। बहुत सी जगह पुलिस में, गवर्नमेंट जॉब में भी काम करती हैं, रेलवे में भी काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में यानी एमएनसीज में भी काम कर रही हैं महिलाएं, क्योंकि अमेरिका में एमएनसीज हैं, उनमें महिलाएं काम कर रही हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्या रही है। ठीक है, पॉलिटिकल में राजनीति का कैसे योग रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि इसमें लोकतंत्र है। अमेरिका में एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में समझा जा सकता है कि राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व शायद इस देश में सबसे अधिक है, लेकिन इसके विपरीत दुनिया में अन्य देशों की तुलना में संयुक्त राज्य में लगभग 17.1 महिलाएं राजनीति में प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी 17.1% महिलाएं संयुक्त राज्य अमेरिका में राजनीति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब चुनाव में पार्टी की ओर से चुनाव लड़ती हैं, अपना जीतती हैं, शासन चलाती हैं, प्रशासन चला रही हैं, देश को चला रही हैं, संभाल रही हैं। ठीक है। मताधिकार आंदोलन 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान में 19वें संशोधन में मंजूरी दी गई कि भाई महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। इससे पहले नहीं था, 1920 से पहले नहीं था, महिला सिर्फ पुरुष ही वोट डालते थे। महिलाओं को भाई चुनाव मतदान करने के लिए दिया गया, संशोधन किया, 19वां संशोधन किया गया अमेरिका के संविधान में। मताधिकार आंदोलन ने महिलाओं के मतदान के अधिकार की वकालत की और 19वें संशोधन के पारित होने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। ये महिला अधिकार सम्मेलन। ठीक है। महिला अधिकार आंदोलन में प्रमुख हस्तियों में से एक सुसान वी एथोनी थी, जिन्होंने मताधिकार सहित महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित किया गया। एक स्वतंत्रता सेनानी आप सुसान वी एथोनी थी, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ा। ठीक है ना। उनका जीवन महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित था, कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत से कष्ट उठाए। एलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन एक प्रमुख मताधिकारवादी ने 1848 में सेनेका फ्लास न्यूयॉर्क में आयोजित पहले महिला अधिकार सम्मेलन में योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने भावनाओं की घोषणा का मसौदा तैयार किया, जिसमें महिलाओं की समानता और मतदान के अधिकार का आह्वान किया गया था कि महिलाएं भी मतदान करेंगी, चुनाव लड़ेंगी। ठीक है। लैंगिक समानता संयुक्त राज्य में, ये याद रखना, ये शॉर्ट नोट्स में लैंगिक समानता पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है। प्रीवियस में ही पूछा है लैंगिक समानता। ठीक है। लैंगिक समानता संयुक्त राज्य अमेरिका में एक महत्वपूर्ण विषय है, जो जैसा कि दुनिया के कई हिस्सों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई ऐतिहासिक कानून के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में प्रगति की है। इसमें 1964 में एक कानून आया। ठीक है। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम, लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है। बाद में संशोधन ने इसकी सुरक्षा का विस्तार दिया कि भाई लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कि वो औरत है, ये पुरुष है, नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को सर्वसम्मान दिया जाएगा। फिर 1963 में आया। ठीक है, समान वेतन अधिकार, यानी समान काम के लिए समान वेतन का आवेदन। हालांकि देश में सभी भी लैंगिक वेतन अंतर लगातार बना हुआ है। ठीक है। इसमें कहा गया कि भाई आपकी योग्यता के अनुसार आपके समान वेतन दे दिया जाएगा। ठीक है। जो होगा वेतन उसकी योग्यता पे। ठीक है। अगर समान पोस्ट है तो समान सबको मिल जाएगा। आपकी जो योग्यता है वो सब, एक पोस्ट में कई सारे होते हैं ना, मतलब एक ही पोस्ट में सीनियर, सब सीनियर, उससे हेड सीनियर होते हैं, तो सभी समान कैसे वेतन हो सकता, नहीं ना। तो सभी को एक पोस्ट के लिए, जो मान लो सब सीनियर वाले पे पोस्ट पे है कोई, तो 2 बंदे हैं तो उनको समान वेतन मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभी को अलग अलग दे रहेगा। ठीक है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अधिनियम, ठीक है ना, VAWA, महिलाओं के खिलाफ हिंसा का अधिनियम, घरेलू हिंसा यानी जो मार झगड़ा दारू पी के मारते पीटते हैं उनसे, वो अधिनियम बनाए गए। यौन उत्पीड़न, घर में मारपीट, दहेज पीड़ा, ठीक है ना, पीड़ितों को संसाधन और सहायता प्रदान करने से संबंधित, यानी जो पीड़ित हैं, मजबूर हैं, उनको सहायता प्रदान करने के लिए 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका में उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली पहला महिला बनकर कमला हैरिस ने इतिहास रचा था। 1921 में ये उपराष्ट्रपति थी, जो एक महिला बनी, वो कमला हैरिस थी। ठीक है। अब भारत में सरकार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी क्या रही है, ठीक है ना। इंडियन गवर्नमेंट में आप देख लो, ये भारत लोकतंत्र का एक संघीय रूप है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार जो संसद के प्रति उत्तरदायी है, तथा राज्य के लिए अलग सरकारें और जो उसके विधानसभाओं के लिए समान रूप से जवाबदेही होती है। भारत में लोकतंत्र 5 लोकतांत्रिक सिद्धांतों पे काम करता है, यानी संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। यानी जो एक इंडिया है, जो वो क्या है,
संघीय रूप है जिसमें सेंट्रल पे गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट पे गवर्नमेंट अलग होती है, ठीक है। दो दो गवर्नमेंट तो अलग होती है ना, लेकिन ये सारी गवर्नमेंट किसकी, जनता के प्रति जवाबदेही है। और भारत में ये लोकतंत्र कैसे काम करता है भाई, संप्रभुता, सॉवरेनिटी, खुद निर्णय लेगा, समाजवादी, समाज के लिए, धर्मनिरपेक्ष, किसी के साथ भी कोई धर्म भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। लोकतांत्रिक और गणराज्य के हिसाब से काम करेगा, लोकतांत्रिक नियम है। लोकतंत्र ये नहीं कि तानाशाही बना के आप काम करो, नहीं, गणराज्य अपने देश के लिए काम करेगा। योजनाएं क्या रही हैं, भारतीय राज्यों ने आगे हुए ऐसी योजनाएं बनाई जो भारत महिलाओं के उत्थान के लिए प्रगतिशील रही हैं। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी योजना बनाई है जो महिलाओं के उत्थान के लिए, सभी भागीदारी के लिए काम आई है। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आया, यानी जिसमें महिलाओं के लिंग अनुपात को संबोधित करने और बालिकाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सी योजनाएं गवर्नमेंट क्या कर रही है, ला रही है महिलाओं के लिए, ठीक, जो महिलाओं को बढ़ोतरी करे, उनके विकास के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, डेवलप के लिए, ठीक है ना। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई, जिसमें माता पिता द्वारा बालिकाओं के लिए शिक्षा और बचत को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया इसमें। उसके बाद ये स्वच्छ भारत अभियान 2014 में आया। स्वच्छ भारत अभियान महिलाओं के लिए स्वच्छ सुविधाओं को विशेष ध्यान देने के लिए शुरू किया गया, यह राष्ट्रीय अभियान था। यानी महिलाएं जो स्वच्छ सुविधा अभियान स्वच्छ भारत अभियान 2014 में आया, जिसमें महिलाओं के लिए क्या किया गया, स्वच्छ सुविधाओं के लिए विशेष ध्यान दिया गया। महिलाओं की जो मानसिक रिलेटेड होती हैं, कुछ प्रॉब्लम होती हैं, उस स्वच्छ सुविधा के लिए, देश को स्वच्छ के लिए उसमें नौकरियां दी गई, उसकी स्वास्थ्य के लिए रखा गया। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार महिलाओं के लिए, मतलब क्या होता है, भारत संविधान संवैधानिक वैश्विक मताधिकार है, इसमें सुनिश्चित करते हैं कि चाहे आप पुरुष, लिंग, स्त्री कोई भी हो, आपकी कोई भी जात पात हो, आप वोट डालने का अधिकार है आपको, आप वोट दे सकते हैं। संविधान के 73वें और 74वें संविधान में, यानी 73वें पंचायती राज आरक्षण सीटें दी गई इसमें। नगर पालिका 74, यानी नगर पालिका में दी गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा सीटें दी गई। संविधान इसमें क्या किया गया, जो संविधान भारतीय सरकारी निकाय जिसमें पंचायती राज आता है, नगर पालिका आता है के रूप में जाना जाता है, वो महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है करता है, ठीक है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में सरकार क्या कर रही है, ठीक है ना, भारतीय संसद में केवल लगभग 14% सदस्य महिलाएं हैं। अब तक सबसे अधिक जनसंख्या 1966 में भारत की प्रथम महिला कौन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, देश की राजनीति महिला थी, वो भागीदारी के महत्वपूर्ण योगदान दिया। निष्कर्ष के रूप में आप ये देखिए लिख सकते हैं, अमेरिका और भारत दोनों में अद्वितीय चुनौतियों में और बावजूद, ठीक है, महिलाओं की भागीदारी ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की और दोनों देशों में समाज का निर्माण करने के लिए कदम उठाए, जो महिलाओं के सशक्त और निर्भर बनाने के लिए हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निर्भरता का सिद्धांत, यानी डिपेंडेबल थ्योरी की बात कर रहे हैं, निर्भरता का सिद्धांत, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, निर्भरता का सिद्धांत है ये। निर्भरता के सिद्धांत में आप ये इंट्रोडक्शन देख लो, परिचय, निर्भरता का सिद्धांत क्या होता है। 1950 के दशक में राउल प्रीविस द्वारा पेश किया गया, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, गया। निर्भरता का सिद्धांत आर्थिक अवधारणा है जो अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच वित्तीय निर्भरता पहचान करता है, डिपेंडेबल थ्योरी, ठीक है। ये क्या कहता है, अमीर यानी जो कि अमेरिका, गरीब यानी जैसे कि पाकिस्तान अपना लौंडा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में पहचान करता है, गरीब और अमीर, यानी भारत सोने की चिड़िया, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। 1950 के दशक में राउल प्रीविस द्वारा पेश किया गया निर्भरता सिद्धांत एक आर्थिक अवधारणा है जो अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच वित्तीय निर्भरता की पहचान करता है, जो कि कौन सा देश अमीर हो रहा है, कैसे कैसे डेवलप कर रही है नीतियाँ, और कौन सा देश गरीब होते जा रहा है कि नीतियाँ उसकी ठप हो गई हैं, कोई ग्रो करने का पोजीशन नहीं हो रहा है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार है, ठीक है ना। डॉस सेंट्रोस निर्भरता सिद्धांत, ये एक विचारक हैं, ये इनकी तस्वीर लगा रखी है मैंने, आप देख लो, डॉस सेटोनस, ठीक है, इनकी तस्वीर है। निर्भरता के सिद्धांत में डॉस सेंटोनस सबसे प्रसिद्ध विचारक है जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर निर्भरता की महत्वपूर्ण संरचना की व्याख्या प्रस्तुत की। इनका तर्क है कि सभी देश विभिन्न प्रकार के आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब ये मानते हैं कि जो सारे देश हैं वर्ल्ड में, ये किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं, हाँ भाई जुड़े हैं, व्यापार के जरिए जुड़े हैं, ठीक है, किसी न किसी तरीके से, एक तरीका मान लो व्यापार के जरिए से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक तरीके से मान लो संधि के जरिए जुड़े हुए हैं, और संधि में भी क्या होता है, व्यापार ही तो होता है, ठीक है ना, के जुड़े हुए हैं।
टेक्नोलॉजी भी तो व्यापार ही होगा, से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अन्य शब्दों में विश्व दो भागों में बटा हुआ है, प्रमुख यानी प्रभुत्वशाली और आश्रित यानी निर्भरशाली। वर्ल्ड को दो भागों में बांट रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई प्रभुत्व यानी पावरफुल मैन, जैसे कि अमेरिका से पावरफुल कंट्री, ठीक है, इंडिया भी पावरफुल कंट्री है अपना, और आश्रित यानी निर्भरशील यानी कि चाइना समझ लो यार, चाइना पे कौन, पाकिस्तान समझ लो, पाकिस्तान चाइना पे है, निर्भर कर रहा है, अमेरिका पे निर्भर करता था पहले, तो ऐसे ही देशों पे निर्भर और प्रभुत्व में दो भागों में बांट दिया है। इन प्रभुत्व और आश्रित देशों के बीच संबंध असमान है, क्योंकि पहले का विकास दूसरे की कीमत पर हुआ है। यानी कि ये कहते हैं कि कोई देश अगर डेवलप हुआ है ना, तो वो दूसरे की कीमत पे हुआ है। वो कीमत कैसे हुआ है, अब अमेरिका मान लो एग्जाम्पल के लिए, अमेरिका हथियार बनाता है, तो वो बेचता है, कहता है कि भाई पाकिस्तान ले ले, इंडिया वालों पे आज़ाद कश्मीर ले ले, ये ले हमारे हथियार हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, ले इससे मार झगड़ा कर तू। और ये क्या सबको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहता है, मैं तो सर बेचता ही नहीं, मैं कुछ तो करता ही नहीं। तो क्या करेगा, पाकिस्तान ले लेगा हथियार पैसे देके और इंडिया पे हमला करेगा। लेकिन ससुरों को यही समझ नहीं आता, हथियार मत खरीद, इंडिया से अच्छे संबंध बना और अपनी ग्रो कर, लेकिन मानता ही नहीं है ससुरा। फिर कभी कभी क्या करेगा, चीन से हथियार लेगा, ले इंडिया आज़ाद कश्मीर ले, ये करेगा। तो वो वही ऑथर कह रहे हैं कि भाई कि इन प्रमुख आश्रित देशों के बीच असमान है, क्योंकि पहले का विकास दूसरे की कीमत पर तय होता है। पहले का विकास के भाई, इसने पाकिस्तान ने हथियार खरीदे, पैसे दिए, अमेरिका फिर हथियार बनाएगा, माला माल तो हो ही रहा है, पूंजी आ ही रही है, हथियार बेच के कमा रहा है, और भी कमा रहा है, चाइना भी हथियार बेच के कमा रहा है, और पाकिस्तान को भड़काता है कि भाई इंडिया पे हमला कर, आज़ाद कश्मीर ले, ये कर वो कर, लेकिन जो उसे मिलना है नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल आपने समझ लिया। ब्राजीलियन अर्थशास्त्र डॉस सेंटर ने एक नई निर्भरता की संकल्पना प्रस्तुत की। उनका निर्भरता का सिद्धांत 1960 के दशक में काफ़ी चर्चित हुआ, और वह इस समय जब लैटिन अमेरिका के देशों में आर्थिक स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब डॉस ने इस निर्भरता के 3 ऐतिहासिक रूप को अंतर दिखावकर स्पष्ट किया है। ठीक है, औपनिवेशिक निर्भरता। औपनिवेशिक निर्भरता में क्या बताया गया है इन्होंने, औपनिवेशिक निर्भरता कहते हैं कि निर्भरता का पहला ऐतिहासिक रूप उपनिवेश और उपनिवेश के बीच संबंधों में देखा जाता है। औपनिवेश यानी कि भाई कब्जा कर लो उसके ऊपर, ठीक है, उसकी सारी साधन अपना ले लो, उसको उपनिवेश बना लो पूरी तरह। ठीक है, उपनिवेशवादी हमेशा आधुनिकरण और पश्चिमीकरण नाम से उपनिवेश के सभी संसाधनों के दुरुपयोग करने का प्रयास करते हैं। डॉस रे के शब्दों में औपनिवेशिक राज्य के संयोजन में प्रभुत्वशाली देश की वाणिज्य और वित्तीय पूंजी का देश भी भूमि, खान, मानव संसाधनों, सोने चांदी का निर्यात और उष्णकटिबंधीय उत्पादन आदि में एक अधिकार स्थापित हो गया जाता है। मान लो कल को कोई देश है ए और कोई देश है बी, ठीक है, मान लो यार इंडिया ने कभी पाकिस्तान पे वो कर लिया, तो उस पे पास साधन क्या लेगा, कुछ है ही नहीं ससुरे के पास। तुम एक एग्जाम्पल है कि उसके साधन उधन पे कब्जा कर लो और अपने आप को आर्थिक मजबूत कर लो। ठीक है ना। वित्तीय औद्योगिक निर्भरता यानी उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद तृतीय विश्व युद्ध के देशों में निर्भरता वित्तीय उद्योग निर्भरता की ओर उन्मुख हो गई। आश्रित देशों को अर्थव्यवस्था यूरोपीय देशों में उपयोग के लिए कच्चे माल और कृषि उत्पादन के लिए निर्यात पर केंद्रित हो गया। अब एक एग्जाम्पल ले लो, जो पाकिस्तान है वो वित्तीय उद्योग और निर्भरता किस पे, वर्ल्ड बैंक पे। भाई जब भी इस पे पैसा नहीं होता पाकिस्तान क्या करता है, एग्जाम्पल के लिए देखो, वर्ल्ड बैंक जाएगा या अपने पापा चीन पे जाएगा या अपने दूसरे पापा अमेरिका पे जाएगा, वो कहेगा कि भाई इतना पैसा दे दो मुझे। ठीक है, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता, इससे क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा भाई, वर्ल्ड बैंक पैसा देगा, फिर हथियार करेगा, फिर ये इंडिया पे हमला करेगा। लेकिन ससुरा ये नहीं कहता कि भाई उद्योग लगाऊं, इंडस्ट्री बुलाऊं, सही समाज को चलाऊं, नहीं। अब यहाँ इतनी बेरोजगारी बढ़ा रखी है इसने। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप समझ गए। अब है अगला तकनीकी औद्योगिक निर्भरता। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी डॉस सेंट्रोस की आधुनिक निर्भरता का तीसरा ऐतिहासिक औद्योगिक निर्भरता के रूप में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत विकासशील देश अपनी तकनीकी उन्नति के लिए विकासशील देशों पर निर्भर होते हैं, और ये रूप द्वितीय विश्व युद्ध काल में उभरा जब कई अविकसित देशों में औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई। यानी तकनीकी टेक्नोलॉजी औद्योगिक, यानी भाई निर्भर कैसे हैं। अब मान लो इंडिया पहले क्या करता था, रूस से हथियार खरीदता था। ठीक है, रूस से हथियार खरीदता था। एग्जाम्पल के लिए आप इंडिया का ले लो, एग्जाम्पल मैं आपको इंडिया को देता हूँ। क्या इंडिया क्या करता था, रूस से हथियार खरीदता था। ठीक है, S-400, ठीक है ना, और बहुत से हथियार उसने खरीदे, जेट फाइटर प्लान उलान खरीदे, बहुत से निर्भर रहता था ना, तकनीक टेक्नोलॉजी लेता था। अब क्या कर रहा है इंडिया,
अब तो अपना बना रहा है ना, टेक्नोलॉजी अपनी कर रहा है वो सब कुछ। तो यही कह रहा है, तकनीक औद्योगिक निर्भरता, दूसरे देशों पे तकनीकी के लिए निर्भर रहना कि ये जी तकनीक आएगी हमें दे देना, इसके बदले जो पैसा होगा ले लो। ठीक है। निर्भरता सिद्धांत की धारणाएं क्या रही हैं। पहली धारणा है, 16वीं सदी से लेकर अब तक पूंजीवादी के संपूर्ण इतिहास में तृतीय विश्व के अंदर निर्भरता के समान रूप को चित्रित करना निर्भरता सिद्धांत का उद्देश्य रहा है। दूसरा है, निर्भरता सिद्धांत बाहरी कारणों को दृष्टिकोण से अल्प विकास को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना, बाहरी कारण अल्प विकास को लिए। ठीक है, निर्भरता कि भाई निर्भर अगर दूसरों पर रहोगे तो अपना तो विकास करोगे ही नहीं ना भाई, सशक्त बने। आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी क्यों कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनो, दूसरों पर डिपेंड मत रहो, दूसरों पर डिपेंड रहोगे तो वो अपने फायदे के लिए काम कराएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर बनो, कुछ भी 1 रुपए के मालिक हो तो 1 रुपए के मालिक बनो, नौकर मत बनो कि 1 रुपए के लिए दूसरे के यहाँ बेरोजगारी करो, नहीं। आधुनिकीकरण सिद्धांत का दावा करते हैं कि बेरोजगारी, गरीबी और प्रगति जैसे आंतरिक कारण अल्प विकास का कारण है। बिल्कुल है, ये सब गरीबी है। अब भाई जब काम ही नहीं करोगे, ठीक है ना, तो कहाँ से पैसे लाओगे। जबकि निर्भरता सिद्धांत करता रहे कि तृतीय विश्व में बाहरी आश्रित के उन्होंने विश्व का अविच्छिन्न भाग बनाते हैं। ठीक है, निर्भरता सिद्धांत एक आर्थिक प्रसारित विकास के अभाव को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, यानी निर्भरता सिद्धांत को विकास के अनुरूप नहीं समझा जा सकता और दुनिया में एक वर्ग विकास हमेशा दूसरे के शोषण करता रहता है। बिल्कुल के जो पूंजीपति वर्ग रहेगा तो भाई मजदूर वर्ग का शोषण करेगा ना, बोलेगा काम से मतलब है, मेरे से तेरे दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, मुझे काम चाहिए इतना। ठीक है, निष्कर्ष देख लो आप। निर्भरता सिद्धांत की उदार और मार्क्सवादी दोनों तरह की विचारों को द्वारा आलोचना की जा रही है, लेकिन ये वैश्विक स्तर पर दक्षिण में देशों के बीच बढ़ती असमानता को स्पष्ट कर रहा है और बता रहा है कि वैश्विक निर्भरता अविकसित कैसे है। ठीक है ना,